नमस्कार। सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर से, यानी कि हरियाणा के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों के बीच चल रही सीट बंटवारे पर बातचीत जो है वो टूट गई है। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसमें उचाना कला से पवन फौजी, महम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समालका से बिट्टू पहलवान, दब्वाली से कुलदीप गदराना, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज सुबह ही कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। आपने कहा था कि कांग्रेस शाम तक फैसला नहीं करेगी तो हम लिस्ट जारी करेंगे। बात ना बनती देख आम आदमी पार्टी ने अभी लिस्ट पहली जो है अपनी जारी की है और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी बातचीत चल रही थी। इस कांग्रेस के नेताओं से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को दिलचस्पी है, लेकिन कांग्रेस की जो लोकल हरियाणा की लीडरशिप है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस गठबंधन को लेकर। और उसी के बाद जो कितनी सीटें होंगी, कौन कौन सी सीटें होंगी, खास बात यह रही कि कितनी सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी रही कौन कौन सी सीटें उनको चाहिए, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, उनकी जो सीटें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बातचीत थी वो खटाई में पड़ती दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस उन सीटों को देने को तैयार नहीं थी और उसके बाद अब यह फैसला हुआ कल से इंतजार के बाद कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब गठबंधन का इंतजार नहीं करेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने ये ऐलान किया है। शरद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शरद, तो क्या, क्योंकि बार बार यह बात कही जा रही थी कि सीटों की संख्या को लेकर परेशानी नहीं है, लेकिन कौन सी सीटें हैं उस पर खींचतान थी, तो कहीं ना कहीं इस खींचतान में गठबंधन टूट गया। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के सुशील गुप्ता हैं। इन्हीं से सारे सवाल कर लेते हैं। पहली बात तो हम ये कंफर्म मान लें कि अब कोई बातचीत नहीं, अब बस आपने चुनाव लड़ना है। कांग्रेस अलग लड़ेगी, आप अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी एक समयबद्ध सीमा के अंदर रहते हुए आज हम अपनी पहली सूची जारी की है और बहुत जल्द हमारी दूसरी सूची जारी होगी। 90 विधानसभाओं पे हमारी पहले दिन से तैयारी थी। पहले दिन से हम एक मजबूत स्थिति, एक मजबूत विकल्प के रूप के अंदर आए हुए थे और अब हरियाणा के अंदर एक मजबूत और स्थिर सरकार आम आदमी पार्टी देगी। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं स्पेस बचा है कि आपकी बात कांग्रेस से फिर शुरू और आप उम्मीदवार वापस ले लें। जो 20 सीटें आपने घोषित की हैं, 11 पर कांग्रेस भी घोषित कर चुकी है उनमें से अपना उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है इस अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को, जिसने हरियाणा के अंदर शिक्षा का, चिकित्सा का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने हरियाणा में नशे का कारोबार, खुद का संचालन खुद अपने हाथ में ले लिया, जिस बीजेपी सरकार ने युवाओं के भविष्य को गलत के अंदर डाल दिया, जिस बीजेपी सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली, उस बीजेपी सरकार की विदाई करना हमारा पहला लक्ष्य है।
स्टूडियो में अंकित त्यागी पूछ रहे हैं कि क्या बात यहीं पर हुई कि आप जो हैं सीटों की संख्या पे समझौते को तैयार थे, लेकिन आपकी पसंद की सीटें भी कांग्रेस आपको नहीं दे रही थी, इस वजह से बातचीत टूटी है आपकी? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पहले दिन से ये कहा था कि हम एक समय अवधि तक इंतजार करके अपनी सूची को जारी कर देंगे। एक अब चुनाव के अंदर समय नहीं बचा। चुनाव नॉमिनेशन की 12 तारीख लास्ट डेट है। सारे कैंडिडेट से बात करना, उसकी स्क्रूटनी करना, उसको आगे भेजना, इस सारे प्रोसेस के अंदर अब और इंतजार बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। मैं समझता हूं कि आपके इंटरनल भी बहुत प्रेशर था, कार्यकर्ता भी बहुत दबाव डाल रहे थे कि हमने 2-2.5 साल इतना काम किया, प्रचार किया और आखिरी में आके समझौता करके जो है 4-5 सीट पर आप लड़ेंगे, तो मतलब क्या है इन सब का? इसलिए भी आपको मजबूरी थी कि आप जो है कांग्रेस पर दबाव डालें। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि अगर आप और कांग्रेस अलग लड़ेंगे तो क्या कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे चर्चा थी जिसकी वजह से राहुल गांधी भी चाहते थे कि गठबंधनों के कहीं कांग्रेस के वोट जो है आम आदमी पार्टी काट देगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, तो अगर वो होता है तो फिर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमेशा ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ता, ना ही हम सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक अगर हमें ये कह देते कि पाकिस्तान की सीमा पे जाके खड़े होकर देश की रक्षा के प्रहरी बनो, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ खड़ा होता। ये एक अनुशासित पार्टी है। इस अनुशासित पार्टी ने अपने पूरा संयम रखते हुए एक उचित समय पे अपनी लिस्ट को जारी किया है और मैं समझता हूँ कि दूसरी सूची भी हम जारी करेंगे। कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, किसी किस्म का दबाव नहीं है। फ्री एंड फेयर राजनीति के लिए हम इस देश के अंदर आए। एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व बनता है कि उसका पूरा शरद रिप्रेजेंटेशन इस प्रदेश की और देश की जनता शरद, की रक्षा के लिए, एक सवाल अगर आप गुप्ता जी से पूछ पाए कि आम आदमी पार्टी जो पहले बात हो रही थी कि 90 सीटों पर खुद चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद गठबंधन को लेकर काफी आतुर दिखाई पड़े। राघव चड्ढा के हमने बार बार बयान सुने कि बातचीत चल रही है, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद भी है हमको, बार बार खबरें आती रही 10 सीट, 7 सीट, 5 सीट। जूनियर पार्टनर के रोल में आम आदमी पार्टी आने को तैयार थी, तो अब कैसे लोगों को बताएंगे कि 90 सीटों पर हमको समर्थन दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए? अंकित पूछ रहे हैं कि एक समय ये था कि आप 90 सीटों की बात कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और अगली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की होगी, फिर 10 सीटों की बात शुरू हो गई, फिर 7 सीटों की बात आ गई, फिर 5 की आ गई। तो अब जब गठबंधन नहीं है तो अब कैसे लोगों को समझाएंगे कि कहीं हम 4, 5, 6 सीटों की बात कर रहे थे, अब हम 90 सीटों की फिर से बात कर रहे हैं? तो कार्यकर्ता में भी और आम जनता में भी जो मैसेज गया है इस सब का, वो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आप जिस दिन से मेरे बयान सुन रहे होंगे, मेरे बयान ये थे कि हम 90 विधानसभा की सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और आज भी मेरा बयान यही है कि हम 90 के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपका बयान ये भी था कि जैसा आला कमान कहेगा, बातचीत चल रही है, वैसा मान लेंगे, ये भी तो आप ही का आज बयान भी था। मैंने 1 मिनट पहले भी बोला कि आला कमान मुझे ये कहे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके इस देश की रक्षा के अंदर खड़े हो जाए, तो हम आज भी वहाँ खड़े होंगे। आला कमान का निर्देश हमारे लिए सर्वोपरि है, परंतु ये भी देखना है कि इस प्रदेश का हित कैसे होगा, इस प्रदेश के अंदर इस भयंकर तानाशाही सरकार को कैसे भगाया जाएगा, इस प्रदेश के युवकों का भविष्य को गर्त में डाल देने वाली सरकार को कैसे भगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकित। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे हैं सुशील गुप्ता से बातचीत करते हुए। शरद, जाने से पहले अगर शरद अभी हमारे साथ हैं, एक सवाल मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से बात इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि देखिए कोशिशें अभी जारी हैं, तो कल से लेकर आज तक, कल राघव चड्ढा का बयान आया था कि हमें उम्मीद भी है, हसरत भी है, तो कल से लेकर आज तक ऐसा क्या बदल गया? देखिए, ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर एक खेमा जो है वो चाहता है कि गठबंधन हो, इसलिए वो गठबंधन में लगा हुआ था। दूसरा खेमा जो है वो इस बात से नाराज था कि जब हम बात कर रहे हैं 90 सीटों पर लड़ने की, हम बात कर रहे हैं कि एक विकल्प देने की, तो फिर जब 2-2.5 साल में जो मेहनत करी है कहीं वो खराब तो नहीं होगी। तो और अल्टीमेटम भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया कि हम शाम तक इंतज़ार करेंगे। ये इससे पहले भी अल्टीमेटम एक तरह से दिया गया कि पेंच फंस गया और अगर नहीं बात बनती है
तो फिर हम अकेले लड़ेंगे, अपनी सूची जारी करेंगे। लेकिन जब असर नहीं पड़ा तो फिर जो है आम आदमी पार्टी को मजबूर होना पड़ा। अपना भी जो इंटरनल दबाव था कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो 2-2.5 साल से लग रहे होंगे, पंजाब चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में शुरू कर दिया था अपना ज़मीन पे काम करना, तो उन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का दबाव भी आम आदमी पार्टी के ऊपर था। तो और समय भी अब क्योंकि काफ़ी गुजर चुका था, शायद रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस से जैसा कि उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी। इस वजह से आम आदमी पार्टी इतनी आगे बढ़ गई और अभी तक भी कहीं कांग्रेस से ये नहीं आया कि नहीं बातचीत चल रही है, नहीं हम दोबारा बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये गठबंधन की बातचीत फिलहाल तो खत्म ही मान लिए। अंतिम तब तक नहीं होगा जब तक कि नॉमिनेशन फाइल ना हो जाए और उसके बाद भी नॉमिनेशन वापस लेने की स्थिति ना हो जाए। फिलहाल के लिए तो मान के चलिए कि गठबंधन खत्म है। तो फिलहाल के लिए मान के चलिए गठबंधन खत्म है, यानी कि कम से कम 5वें दावे दौर के तौर पर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में उतर गई है। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी का अपना अलायंस और साथ ही साथ आईएनएलडी का अलायंस और आम आदमी पार्टी। तो हरियाणा में इस वक्त जो लोग हैं, उन्हें, जो वोटर हैं, उन्हें चुनने के लिए भरमार है पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स की। कुछ अहम सीटें हैं जहां पर जबरदस्त मुकाबला बनता दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा की कुछ अहम सीटों के बारे में बात करते हैं, दिग्गजों का दंगल जिसे हम कह रहे हैं। तो अगर इसको बात करें, थानेसर हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो हलचल है बहुत तेज है। अशोक अरोड़ा वहां से कांग्रेस के नेता हैं, सुभाष सुधा बीजेपी, उचाना कला की अगर बात करें तो यहां पर भी दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, तोड़ दिया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने विजेंद्र सिंह कांग्रेस से खड़े हुए, देवेंद्र अत्री बीजेपी से हैं। तोहना में भी परमवीर सिंह कांग्रेस से और देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी से। तोशाम जहां पर किरण चौधरी जहां से आती हैं, उन्हें राज्यसभा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गई, राज्यसभा का टिकट ले लिया। तो शाम में अब उनकी बेटी जो है श्रुति चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार बन गई हैं। वहीं अनिरुद्ध चौधरी ये कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और राजेश भारद्वाज जो है वो जेजेपी से लड़ेंगे। महम की अगर बात करें तो बलराम डांगी कांग्रेस से, दीपक हुड्डा बीजेपी से और नांगल चौधरी वो हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ अभय सिंह यादव भी मैदान में हैं। वहीं अगर बादशाहपुर की बात करें तो वर्धन यादव कांग्रेस से और राम नरबीर सिंह बीजेपी से। गुरुग्राम जो एक सीट जहां पर राज बब्बर को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था लेकिन उसके बाद काफी कड़े मुकाबले के बाद हार गए, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां पर मोहित ग्रोवर को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और मुकेश शर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, जैसे हम बात कर रहे थे तो मोटा मोटा ये माना जाए कि कई जगह पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के साथ साथ क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। 4-4 उम्मीदवार बड़े दिग्गज वहां पे उतर रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी भी कूदेगी तो बड़ा जबरदस्त खिचड़ी वाला मामला बनता दिख रहा है हरियाणा में। जी अंकित, अगर आप पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट मिला के देखें कांग्रेस की तो टोटल 41 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी की 67 लिस्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी जिसने अभी जारी किया उसमें 20 लिस्ट, यानी कि जो गठबंधन की बात शरद कह रहे थे, लगता है कि गठबंधन अब नहीं होगा। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स की तो उसमें एक उचाना कला जो आपने जिक्र किया वो एक इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि वहाँ पर वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, बीजेपी से थे लेकिन पार्टी छोड़ दिया, फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला, तो इस बार उनको विधानसभा लड़वाया जा रहा है उनके सामने। तो वो एक इंपॉर्टेंट सीट है। उनके सामने दुष्यंत चौटाला जो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और जेजेपी पार्टी के चेहरा हैं। और वीरेंद्र सिंह, जब आप कांग्रेस की जो लिस्ट आई थी, जब संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, या उससे पहले जब नॉमिनेशन की आई थी कि कितने उम्मीदवार चाहते हैं टिकट लड़ना, तो उसमें भी वीरेंद्र सिंह का नाम था। तो इसके कारण से ही वीरेंद्र सिंह को नहीं टिकट मिला है, क्योंकि उम्र भी हो गई है। इसके कारण उनके बेटे को विजेंद्र को टिकट दिया गया है। अब तोहाना की बात करें तो वहाँ पे जो परमवीर सिंह हैं वो पुराने एमएलए, मतलब पूर्व एमएलए हैं, और जो देवेंद्र सिंह बबली जो बीजेपी के हैं वो पहले जेजेपी में थे, यानी लोकसभा, ये विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ये जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आ गए और अभी इस समय वहाँ के विधायक वही हैं। तो आसाम, जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ पे बंसीलाल के जो दोनों ग्रैंड सन हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। एक तरफ किरण चौधरी की बेटी हैं जो बीजेपी से लड़ रही हैं, श्रुति चौधरी, और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी, यानी कि जो रणबीर सिंह है जो दूसरे बेटे थे उनके जो बेटे हैं, यानी दोनों पोते एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो काफ़ी फैमिली वाला ये वाली सीट है जहाँ पर फैमिली कॉन्टेस्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। महम की जो सीट है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो
अभी तक खिलाड़ी जो खेलते कबड्डी में दिखते थे, खिलाड़ी दीपक हुड्डा, लोग प्रो कबड्डी में उनको काफ़ी देखते थे, पसंद करते थे, तो वो बीजेपी में आए, फर्स्ट टाइमर है उनका, रिसेंटली ही ज्वाइन किए थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है नहीं, 6 महीने की पुरानी पॉलिटिक्स है, इसलिए बीजेपी ने उनको यहाँ मौका दिया है खिलाड़ी होने के नाते। और दूसरी बात, जो बलराम दांगी हैं, वो आनंद दांगी एक बड़े नेता कांग्रेस के थे, वो काफ़ी उम्र हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो इस कारण से कांग्रेस ने उनकी सीट पर उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है, जो बलराम दांगी हैं। उसी तरीके बादशाहपुर, अगर आप गुड़गांव बादशाहपुर जाएं, दोनों आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर बीजेपी का होल्ड रहा है। तो आप देखिए कि बीजेपी ने गुड़गांव की जो सीट है, मुकेश शर्मा जो विधायक है उनको टिकट दिया है, और मोहित ग्रोवर जो हैं वो पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे और सेकंड नंबर पर रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार उनसे नीचे था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी। इस सारी खबर के साथ हरियाणा में जिस तरीके से दंगल जो है चुनाव का, बिल्कुल अब तेज गति से परवान चढ़ रहा है। आगे बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अहम सुनवाई की है। इस दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टर्स के मन में यह भरोसा पैदा करना चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर शाम 5 बजे तक नहीं लौटते तो किसी दूसरे पर आरोप ना लगाएं। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर भी आज जो दाखिल की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तीसरे कॉलम में फॉर्म ले जाने वाले कांस्टेबल का नाम है, चालान का कोई उल्लेख नहीं है। अगर दस्तावेज गायब हैं तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसकी एक डेट लगा दी है। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या क्या प्रमुख बातें रही? पश्चिम बंगाल सरकार से फिर कुछ कड़े सवाल पूछे गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब डॉक्टर्स को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हमने देखा था हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया था, अब सीधे सीधे हिदायत दी है कि शाम 5 बजे तक काम पर लौटे। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि 23 लोगों की मौत हो गई क्योंकि हड़ताल में हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की ओर से जो वकील अपीयर हुई थी उनको कहा कि डॉक्टरों को चाहिए कि अब वो अपनी ड्यूटी पर लौटे क्योंकि समाज के प्रति उनका एक दायित्व है और वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है ना ड्यूटी के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है कि डॉक्टर अपने काम पर लौटे, वरना सरकार जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। साथ ही सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर जो भी चिंताएं हैं उसको दूर किया जाना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये एक पहलू है, लेकिन इससे बड़ा पहलू है जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, उनके साथ रेप हुआ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल फिर खड़े किए। कहा 14 घंटे लेट एफआईआर पश्चिम बंगाल पुलिस ने दर्ज की। इसके अलावा उन्होंने शव के मिलने से लेकर, डेड बॉडी के मिलने से लेकर, फोरेंसिक सैंपल इकट्ठा करने से, क्राइम सीन के ऊपर जो है वो सबूत इकट्ठा करने से लेकर पोस्टमार्टम तक बहुत सारे सवाल उठाए और सीबीआई को कहा कि इसकी गहन छानबीन तफ्तीश होनी चाहिए। सीसीटीवी एक अहम, एक क्रुशल एविडेंस है, उसको भी गहनता से उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है कि सैंपल जो उठाए गए हैं फोरेंसिक, वो किसने उठाए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने भी ये संकेत दिया कि इस मामले में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सीबीआई को कहा है एक स्टेटस रिपोर्ट और वो दाखिल करें और बताएं कि इस मामले में जांच में क्या हुआ है। पोस्टमार्टम को लेकर एक जो चालान होता है वो सीबीआई के हवाले नहीं किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा कि बिना चालान के पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है, और ऐसे में अगर वो चालान नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगती है अगर वो मिसिंग है तो ये बड़े सवाल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अगली तारीख पर वो इसे पेश करेंगे। तो बड़ी सुनवाई है, 17 सितंबर को एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। जी आशीष, बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर है जिस पर आपके पास वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो विवाद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। लखनऊ बेंच ने करीब 70,000 शिक्षकों में बनाई गई
मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, थोड़ा सा दर्शकों को बैकग्राउंड समझा दीजिए, क्यों मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने कहा था कि इस नई मेरिट लिस्ट बनाएं और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे थे और ये कहा था कि सरकार ने जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो सहायक अध्यापकों की, शिक्षकों की, वो ठीक नहीं बनाई है। तो इस पर ये सुनवाई चल रही थी। तो वहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि नई मेरिट लिस्ट बनेगी 3 महीने में, और ये भी कहा था कि जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी ही माना जाए। इसको लेकर काफ़ी जो स्थिति थी वो यूपी में इस तरह की हो गई थी कि दोनों पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए और दोनों ने इसको चुनौती दी। उनका ये कहना था कि हज़ारों शिक्षकों के जीवन का सवाल है, बहुत सारे लोग, हज़ारों शिक्षकों की नौकरियां इसी फैसले से चली जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा कदम उठाया है और हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया है, स्टे कर दिया, और कहा है कि फिलहाल वो इस मामले को पूरा समझेंगे। तो अभी ये हाई कोर्ट का ये फैसला लागू नहीं होगा। उन्होंने यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी नोटिस जारी किया और सारे पक्षों से कहा है कि 7 दिनों के भीतर लिखित दलीलें इस पूरे मुद्दे को दें। मुद्दा गंभीर है, इसलिए अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तो फिलहाल जो हाई कोर्ट का फैसला है वो प्रभावी नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक था या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन दोनों खबरों पर एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मणिपुर में हुए ड्रोन हमले के बाद आज बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन का घेराव किया और इस घटना के बावजूद डीजीपी की और सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं हटाया गया, इसको लेकर उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अक्षम विधायकों को भी हटाने की मांग की है। चलिए, इस वक्त हरियाणा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये तो एक हरियाणा में जो आज कानून व्यवस्था, क्राइम रेट, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, उसका एक प्रतीक है। और केवल बजरंग पुनिया भाई को ही नहीं, आज धमकियां मिल रही हरियाणा के व्यापारी को, आज धमकियां मिल रही हरियाणा के आम आदमी को। अंडर एज शूटर गैंग इस कदर हरियाणा में एक्टिव हो गए। एक ज़माना था जब हरियाणा में 2004 से पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय चौटाला राज के समय इसी तरीके से धमकियां मिलती थी जेलों से। अब धमकियां मिल रही है जेलों से और विदेशों से, विदेशी नंबरों से कॉल आ रही। आम बात हो गई हरियाणा में ये। तो इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है किसी प्रदेश, देश में, किसी और प्रदेश में तो ऐसा कानून व्यवस्था जनाजा निकला नहीं जो हरियाणा के अंदर स्थिति है। हरियाणा में अमन, चैन, शांति और कानून व्यवस्था का, सुशासन का राज कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। आखिरी लिस्ट कब जारी होगी? अभी हो जाएगी आजकल में। बादली में जैसे आप जाते हैं तो लोग दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त जो हरियाणा के अंदर वहां पर बजरंग पूनिया को धमकी मिली उस पर बातचीत करते हुए। सीधे आपको कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर दक्षिण कश्मीर में पहले चरण में मतदान होगा। ये इलाका लंबे समय तक आतंकवाद से प्रभावित रहा है। क्या इस बार माहौल बदल रहा है? हमारी सहयोगी नीता की रिपोर्ट। साउथ कश्मीर में पहले चरण में वोटिंग हो रही है। लगभग 24 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में वोटिंग होगी। मुद्दे जो हैं काफ़ी अहम है यहाँ के नौजवानों के लिए, खासकर सरकार जो है वो फोकस कर रही है नौजवानों पर, यंगस्टर्स पर। हम इस वक्त कश्मीर की चुनावी डायरी में हम आपको लेकर आए हैं कुलगाम। पहले तो हम आपको वादियाँ दिखा देते हैं कि वादियाँ यहाँ की कैसी हैं। कुलगाम के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो क्यों फेमस है। हमेशा से वो न्यूज़ में रहा है कि वहाँ पे इनकाउंटर चल रहे हैं या अलगाववाद के लिए वो फेमस बताया जाता था। लेकिन अब की तस्वीर कुलगाम की बदल रही है, साउथ कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल रही है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। शोपियां से हैं, पुलवामा से हैं, त्राल से हैं, अनंतनाग से हैं। तो हम लोग इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे कि इन लोगों के मुद्दे क्या हैं और ये अपने लीडर को कैसे देखना चाहते हैं, कैसा उनका लीडर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप ही से शुरू करते हैं, त्राल से।
त्राल जो है 2016 के बाद अपने कारणों से जाना जाता था, अब जो है वहाँ का जो यंगस्टर है वो बदल रहा है। अब का जो यंगस्टर है जो है वो हिप एंड हैपनिंग हो गया है। तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे क्या चेंजेस हुए और जनरली कश्मीर में क्या आपको बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले 8 सालों में? पहले तो मैम थैंक यू आपका। नाम बता दो। विकास अमीन फ्रॉम त्राल। तो बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है बाय फोर्स, कुछ बदल रहा है बाय चॉइस। सो त्राल में जो देख रहे हैं या पूरे कश्मीर में देख रहे हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ना दैट fear, settle fear existed, and to separate this fear to come out। अच्छा हिंदी। तो हम बाहर निकले, तो इसके लिए हम सियासत में आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी बात पूरे कॉन्स्टिट्यूशनली अपने नेताओं तक या स्टेट तक पहुंचा रहे हैं। जी। तो त्राल में अब जो पहले सिचुएशन थी, जैसे पोस्टर बॉय माना जाता था बुरहान वानी को, अब क्या वहाँ पे यंगस्टर किसकी ओर देख रहा है? पोस्टर बॉय आप पता नहीं कैसे इसको बोलते हैं, ठीक। हम बोलते हैं बीइंग ए यंगस्टर आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव वी कैन डिमांड व्हाट एवर वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं लोग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही है, यहाँ कैसे पॉलिटिक्स हो रही थी, कैसे मिसयूज हो रही थी, फिर इसकी वजह से क्या होता था, इवन यू डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक। So we want our voices to be heard। पुलवामा के इश्यूज क्या हैं, यंगस्टर्स के इश्यूज क्या हैं वहाँ पे, क्योंकि अब इस बार चुनाव 10 साल बाद हो रहा है, तो आपका मुद्दा क्या है वहाँ पे? हमारे इशू पहले से ही वही थे। ह्यूमन बींग्स के बेसिक इश्यूज कभी नहीं बदलते हैं। वो आपके या मेरे कहने से कभी तगय्युर इनमें नहीं आता था। हमारे इशू, हमारे नौजवानों की इशू, मैंने पहले ही कहा है कि टेनिस के दरमियान जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हमारे एरिया आता है, इसको मिसाल इंटरनेशनली कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट में ज़िंदगी कैसी होती है ये आप हमसे पूछ सकते हैं, हमने क्या सहा है ये आप हमसे कह सकते हैं, हमारे नशीब व फराज क्या है, हमारे लैलो निहार क्या है, हमसे कह सकते हैं। मगर आप इस बात को नहीं जुटला सकते हैं, ये अफगानिस्तान का नौजवान हो या साइरिया का नौजवान हो, ये यूएसए का नौजवान हो, ये हमारे भारत का नौजवान हो या इस वादी कश्मीर का नौजवान हो, मसाइल हमेशा एक है। हमें भी एजुकेशन चाहिए, हमें भी अलाइनमेंट पे भरोसा है, हमें भी अपने राइट्स पे भरोसा है। मुझ में भी टैलेंट और पोटेंशियल है, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म चाहता हूँ कि वायर आई कैन एक्सप्रेस दिस। अनंतनाग से हैं आप साहब, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट भी हॉटबेड माना जाता है टेररिज्म का। आप क्या देखते हैं, कुछ बदलाव वहाँ पर हुए हैं या नहीं हुए? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नौजवानों की बात सुनने के लिए यहाँ पे आए। हर जगह कश्मीर में यही हम चाहते हैं कि एक सियासी इस्तेकाम हो, एक अच्छा माहौल पैदा हो जिसमें नौजवान जो रोज़गार के लिए तरसता है। और अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमें नौजवानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन जब होम मिनिस्टर का दौरा होता है तो यहाँ के नौजवान को जेल में रखा जाता है। अगर वो नौजवानों की बात सुनने आते हैं तो उस नौजवान को मौका देना चाहिए कि नौजवान क्या कहना चाहता है। तो हम यही चाहते हैं कि पब्लिक जो हेल्थ सेक्टर है वो बेहतर हो जाए और एजुकेशनल सेक्टर जो है वो भी बेहतर हो जाए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जो सरकारें हैं वो तो ये दम भरती हैं कि कानून जो हैं इंटीग्रेट हुए हैं भारत से और अब उनका मिसयूज़ नहीं होता। आप यहाँ पर रहते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जो वादी कश्मीर है पॉलिटिकली अभी तक ये अनस्टेबल था और स्टेबिलिटी नहीं है। हम लोग इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं पहले। तो जैसे ये भाई कह रहे थे अभी कि जो मसाइल होते हैं लोगों के, चाहे वो हमारे इंडिया का जवान हो, यूएसए का जवान या कहीं और का, किसी से और देश का जवान हो, तो उनके जो मसाइल हैं वो कॉमन होते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट अभी वादी कश्मीर में पीक पे है। जो यहाँ पे पीएचडी जवान हैं, नौजवान हैं, यहाँ बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, वो घर पे बैठे हैं। और हम देख रहे हैं कि कुछ जो अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने या 8th किया है, 10th किया है, वो भी जॉब कर रहे हैं। यानी वो ये इसका रीज़न क्या है? जो पॉलिटिक्स में अभी पर्सनस हैं वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। वो जो उनके अपने बंदे हैं उनको लगा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है और कोई डिग्री की हुई है, वो घरों में बैठे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, नॉन एजुकेटेड भी होते हैं, आप अपने नेता को कैसे रूप में देखना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले मैं अपने लीडर को उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो कि यूथ्स की फीलिंग समझ सके। क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, बैंकिंग एग्जाम में स्कैम हो गया है, मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं जिनमें स्कैम हो गया है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पर है वो नील है, लेकिन वो उतना मतलब वो इतना
हाई लेवल पर नहीं पहुंचा है जैसे कि हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने लीडर को ऐसा देखना चाहता हूं जो कि यूथ की फीलिंग समझ सके, जो कि यूथ को की बातों को समझ सके, यूथ को की पावर को समझ सके, जो कि उनको रिप्रेजेंट करे। लेकिन यहाँ तक जो पिछले पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्योंकि उन्होंने जो अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो अपने ही लगा लिए, क्योंकि जो इनके अपने थे। क्योंकि मैं अपने पॉलिटिकल लीडर को ऐसा देखना चाहता हूँ, वो इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो कि यूथ को फीलिंग्स को समझे। तुम्हें लगता है कि कुछ ना कहीं कुछ बेनिफिट हुआ है? तुम दोनों छोटे हो। जी मैम, पहले तो थैंक्स टू यू कि आप हमारे पास आए हमारी राय जानने के लिए। मैम ऐसा है कि जो इन गवर्नर राज क्या बताएं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जो यहाँ पे सही तरीके से मतलब यूटिलाइज हुए। बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए जो यहाँ पे यूटिलाइज हुए, जिनसे मतलब कुछ फ़ायदा पहुँचा भी, हाँ बेनिफिट हुआ भी, कुछ से नहीं हुआ। लेकिन रादर दैन उसके बावजूद हम जो मैम चाहते हैं कि हमारा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव हो, बिकॉज़ पिछली जो मतलब पार्टीज़ थी यहाँ पे जो हुकूमत कर चुकी हैं मैम, तो उनका क्या है सीन कि उनका देख लीजिए आप सेंसस कर लीजिए मैम कि वो लोग क्या करते थे, जो उनके अपने थे या कोई और था, तो सारा जो रहता था उन्हीं के पास था। और जो पावर्स थे गांव में चंद लोगों के पास रहते थे। हाँ, यहाँ गांव का बजट रहता था तो कुछ लोगों के पास रहता था, जो कि मतलब एज मान लीजिए कुछ गुंडों के पास रहता था। तो इस बार जो हुआ है कि मैम इस बार लोगों का माइंड सेटअप भी चेंज हुआ है कि हर कोई चाहता है कि नहीं हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमारी मतलब बात आगे पहुंचाए। तो क्या इश्यूज को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? इश्यूज तो बहुत सारे हैं मतलब यूथ के। एक तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू जो कश्मीर के यूथ का है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो पढ़े लिखे तबके हैं, इवन के PhD करके भी बच्चे हैं, वो तो घर में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके लिए रोज़गार नहीं है। वो तो तरस रहे हैं अपनी रोटी के लिए। उन्होंने PhD किया हुआ है, वो तो घर में बैठे हुए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ सन्नत के साथ वाबस्ते हैं, यहाँ पे कारोबारी लोग हैं या सन्नत के साथ जो भी लोग हैं, उनको मुख्तलिफ जो स्कीम्स फराहम वो ऐसे नहीं दी जाती हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि माशरे में जो भी रोड की सहूलियात या स्कूलों के ऐसे स्कूल्स नहीं फराहम किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे, मतलब जैसे बाकी स्टेटों की आप हमसे उनको कंपेयर करेंगे, वहाँ पे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो हिंदुस्तान के अदर स्टेट्स हैं। मतलब वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसे फंक्शन करते हैं कि जैसे NEP यहाँ पे वो ऐसा सेटअप नहीं करते हैं। वो भी एक समस्या है कि यहाँ पे यूथ में टैलेंट है, बच्चों में टैलेंट है, लेकिन वो आगे नहीं निकल पाता है। आप शोपियां से हैं, तो आप ये बताइए वहाँ के जो लोग हैं, कल मैं गई थी वहाँ पे फार्मिंग को लेकर जो है वो बहुत बड़ा एक इशू था वहाँ पर। तो वहाँ पर एजुकेशन रेट, जो एक लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। तो लगता है कि जितनी लिटरेसी रेट हाई है उसके बिना पर उतनी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं आगे काम करने के लिए। मेरा नाम गाजी मुजम्मिल है, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे जो है आपने एक मुद्दा बताया कि लिटरेसी रेट तो बड़ी ऊंची है, हमारी बड़ी हाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो एवेन्यूज़ और वो पॉसिबिलिटीज़ हमें जो है नहीं मिल पाती है। और फार्मिंग को लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है मेजर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एप्पल के रिलेटेड जो है। वहाँ पे मेजर जो है सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो है वो हमारा एप्पल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है कोई स्पेसिफिक पॉलिसी उस एप्पल के रिलेटेड जो है वो कभी लेके नहीं आए हैं। आज भी हम जो 2-3 पार्टीज़ ने जो अपने मंशूर हमारे सामने पेश किए, उनमें ऐसी पॉलिसी जो है हमें बिल्कुल कोई वाजिया पॉलिसी एप्पल को रिलेटेड जो है हमें दिखाई नहीं देती है। आप क्या कहोगे कि इंडिविजुअल को देखकर वोट दोगे या पार्टी को देखकर? इंडिविजुअल। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हो जी? फर्स्ट टाइम। आपके लिए क्या इशू है? आपके लिए सबसे बड़ा इशू तो यूथ का ही है जी। यहाँ बहुत सारे हम देखते हैं कि एजुकेशन या लिटरेसी रेट हाई है, यहाँ बहुत सारा कंपटीशन भी है, यहाँ बहुत सारे हम डॉक्टरेट भी देखते हैं, बहुत सारे कईयों का कैरियर उधर इधर है, वो हम कहेंगे जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और जो भी डेवलपमेंटल काम होगा उसमें भी हम ताउन करेंगे। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो कई लोग यहाँ पर भी आके पढ़ते हैं, कई कश्मीरी बच्चे जो हैं बाहर जाकर भी पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है एज अ पेरेंट या एज अ फैमिली मेम्बर, आप जब अपने किसी को बाहर भेजते हैं तो आपको ठीक लगता है, मतलब यहाँ कोई डर लगता है? क्योंकि हमेशा देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि टारगेट भी हो जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने पूछा कि बच्चे जो हैं जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वो वहाँ पे कहीं वो अनसिक्योर फील तो नहीं कर रहे हैं। तो असल में वजह यह है, जब यहाँ कश्मीर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई है, तो उस वजह से जो है यहाँ न कि वो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, बल्कि जो यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, वो भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन या फियर महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से वो चीज़ आ जाती है, वो डर रहता है इंसान के अंदर कि कहीं अगर वो उसका बच्चा बाहर जाए तो क्या पता उसके साथ क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी निकाल रही है। आपने देखा कि पीडीपी भी अपना मैनिफेस्टो निकाल चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी निकाल चुकी है। तो आपको क्या लगता है ये जो मैनिफेस्टोज निकाल रहे हैं, ये लोग अपनी बात पे कायम रहते हैं? बहुत बड़ा इशू तो यही है ना, जो ये बात बड़े बड़े दावे करते हैं, जो इनके जो जल से जुलूस होते हैं, वो उनमें तो ये बहुत बड़ी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जो इनके स्पीचेस है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब इनका जो काम होता है ग्राउंड पे, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, वो एंटी पीपल होता है, वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ होता है। तो इसलिए हम इस बार हमने चाहा है और हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आ जाएं जो सबसे पहले ऑनेस्ट हों, जो जिनमें टैलेंट हो, ताकि वो जो लोग हैं वो उनके बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो बेसिकली कश्मीरी यूथ जो है वो चेंज चाह रहा है। बिल्कुल बताएं। एक्चुअली यूथ जो है वो चेंज चाह ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज आए, हम भी चाहते हैं कि हम अच्छे से सुकून से रहे, हम भी चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है उन्हें रोज़गार मिले, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ हो, कंपनीज हो वगैरह, बाकी चीज़ों, कोई बेरोज़गार न रहे, अपने टांगों पे खड़े हो जाए। बिल्कुल। और स्टेटहुड का मुद्दा, जैसे बिकॉज दिस इज अ बिग इशू इस बार चुनावों में आइडेंटिटी को लेकर लोग लड़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बयानबाजी कर रही हैं। एज अ कॉमन मैन आपको लगता है कि स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है? स्टेटहुड भी इम्पोर्टेंट है, स्टेटहुड का भी कोई ना कोई रोल इसमें है, क्योंकि जो आर्टिकल 370 था या 35 ये था, उसमें हमारा ही फ़ायदा था। हमारा जब से आर्टिकल 370 या इंस्टेबिलिटी हुई है पिछले 7 साल से, हम इस पॉलिटिकल सिनेरियो से भी अलग है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हुई है उससे भी हम बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए आज जो यूथ सोच रहा है कि हमें क्या करना है, हमें किस पार्टी को वोट देना है, कौन पार्टी हमारी हमदर्द है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यंग यूथ जो है वो आगे आए, जो जिनमें टैलेंट हो। एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि वो यूथ सामने आए जो अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जिए, अपने लोगों के लिए जिए, उनके लिए जिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिए जो अभी यानी ओवर एज होने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एनसी और पीडीपी जो है वो पार्टी जो है हमेशा से अपने यहाँ पे सत्ता में काबिज रही है। लेकिन अगर हम कुलगाम की बात करें, कुलगाम में जो है वो CPIM पिछले 5 बार जो है चुनाव जीते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बदलाव, मतलब पार्टीज जो हैं वो ही रहनी चाहिए थी या और पार्टी, जैसे इस बार इंडिपेंडेंट्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इज इट अ गुड थिंग? जी देखिए, मुझे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि पहले है जो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो हमें समझ नहीं आ रहा था। 2020 में जो है इन्होंने एक अलायंस के तहत बताया कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे जब तक कि स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है। हमने कहा ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम इस चीज़ को। उसके बाद से आज देख लीजिए, उमर साहब ने 2 बार कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता, और कल उन्होंने बताया कि मैं अपना टोपा आपके सामने पेश करता हूँ कि मुझे आप जिताइए। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये लोग खोखले वादे कर रहे हैं कि हमें खाली इस चीज़ के लिए वादे हमें दिखा रहे हैं कि वो अपना पावर चाहते। आप कुलगाम की एग्जाम्पल लीजिए, 2014 में यहाँ पे इमरान नबी डार थे कैंडिडेट NC के, जिन्होंने 8000 वोट लिए। 14 के बाद उन्होंने जितनी मेहनत की है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी बंदे ने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी मेहनत की होगी, और पूरे यूथ का, पूरे वर्कर्स का इतना सपोर्ट था। मैं हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी इमरान नबी डार के हित में जाएगी। मैंने कभी वोट नहीं किया था, और मेरा ये इरादा था कि इस बार मैं इमरान साहब को सपोर्ट करूंगा बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, ऑनेस्टी और बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन आप देख लीजिए ये पावर के कितने भूखे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने CPIM के साथ अलायंस किया, वो CPIM जो हमेशा इनकी अपोनेंट रही। इस बार कितना वोट जो है, क्योंकि इस बार फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, तो एज अ यूथ आप अपने फ्रेंड्स एंड
फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को क्या कहना चाहिए कि कम आउट एंड वोट? ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट नाउ थिंग, तो हम आएंगे, वोट डालेंगे, इंशाल्लाह परसेंटेज भी बढ़ेगी। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से कि दिस इज़ द यूथ एक्चुअली, क्योंकि जब भी हम होम मिनिस्टर साहब को सुनते हैं ही ऑलवेज सेज कि आई वांट टू टॉक द यूथ ऑफ द कश्मीर, ऑलवेज सेज, ठीक, जब भी मैंने कश्मीर के मामले में सुना है वो कहते हैं कि यूथ ऑफ कश्मीर। सो हियर इज़ द यूथ, वी इनवाइट हिम, लेट अस शेयर अ टेबल एंड लेट्स टॉक। तो यूथ जो है जम्मू कश्मीर का जागरूक है, अपने हक के लिए भी जागरूक है और अपने राइट्स के लिए भी जो है वो जागरूक है। कह रहा है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो इलेक्शंस हैं फ्री एंड फेयर हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ के युवाओं से मैंने जानी कि लोग जो हैं इस बार पॉलिटिकल पार्टी को देखते हुए नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल को देखते हुए वोट करेंगे कि वो उनके मापदंड पर सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो कश्मीर की चुनावी डायरी से आज मेरे साथ इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।